हार से मत डर, हार तो जीत की सीढ़ी है। हर ठोकर में मंजिल की एक सीख छुपी है। आज जिस वक्त ने तुझे हराया है, कल वही वक्त तुझे जिताएगा। ये लाइनें पंजाब और हरियाणा के प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश पूनिया पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आज बात करेंगे हम सतीश पूनिया की, किस तरीके से सतीश पूनिया का पॉलिटिकल कैरियर लगातार इसी तरीके से हार और जीत के बीच में इधर उधर भटकते हुए आखिरकार मंजिल पर पहुंचा। सबसे पहले सतीश पूनिया को जब जिम्मेदारी दी गई, महासचिव बनाया गया और पंजाब का प्रभारी बनाया गया, तब वो क्या बोले, पहले सतीश पूनिया को सुनते हैं, फिर बात करेंगे पूनिया का कैरियर आगे क्या कहता है। अभी अभी आप राज्यसभा के लिए आप चुने गए हैं और ये एक ही साल में दोहरी खुशी। कोई और होता तो डबल धमाका बोलता इसको, लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्टी जो भी भूमिका देती है वो संगठन से जुड़ी होती है और संगठन का निर्णय और संगठन की दी गई भूमिका हमारी सर्वोपरि होती है। मुझे पार्टी में बहुत शुरू से विद्यार्थी काल से, उसके बाद फिर युवा मोर्चा, फिर पार्टी और फिर अलग अलग प्रदेशों में काम करने का अवसर मिला। खासतौर पर हरियाणा मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था कि सतीश पूनिया कह रहे हैं हरियाणा उनके लिए टर्निंग पॉइंट था। हरियाणा टर्निंग पॉइंट क्यों था? हरियाणा इसलिए टर्निंग पॉइंट था कि हरियाणा से पहले वो राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव 2023 का हार चुके थे और काफ़ी निराश थे। उनका सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई थी जब उन्होंने कहा था कि वो आमेर के मतदाताओं ने उन्हें निराश किया। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सतीश पूनिया को डबल धमाके की जो बात कर रहे हैं कि आप देखिए कि एक दिन पहले उनको बनाया जाता महासचिव और दूसरे दिन उनको पंजाब की जिम्मेदारी दे दी जाती है, यानी पंजाब के प्रभारी। हरियाणा के प्रभारी वो पहले से और पंजाब के प्रभारी। पहले बात करते हैं कि सतीश पूनिया को आखिर दो राज्यों की जिम्मेदारी मिलना, एक पहले से थी और दूसरा पंजाब। पंजाब वो जहां पर विधानसभा चुनाव होने, काफ़ी क्रूशियल स्टेट है बीजेपी के लिए, काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्टेट है। चुनौतीपूर्ण इसलिए कि पंजाब के अंदर बीजेपी के अभी तक के सारे प्रयोग फेल हो चुके हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी उम्मीद कर रही है पंजाब के अंदर, पंजाब में किसी तरीके से शक्ति केंद्र बन सके, वहां सत्ता तक कैसे पहुंच सके। अब सतीश पूनिया की वहां बड़ी भूमिका होती। जिस चेहरे की बीजेपी तलाश कर रही थी पंजाब के लिए, उसके लिए सबसे सटीक चेहरा है सतीश पूनिया। क्यों चयन किया गया पंजाब के लिए, पहले इस बात को समझ लेते हैं। सतीश पूनिया के चयन के पीछे तीन बड़ी वजह। पहली वजह यह है कि सतीश पूनिया की सबसे बड़ी ताकत है संगठनात्मक क्षमता, क्योंकि बीजेपी के अंदर संगठन का लंबा अनुभव रहा और काफ़ी अच्छा उनका कार्यकर्ताओं के साथ में तालमेल रहा, जहां पर भी उन्होंने काम किया, जिस भी भूमिका में काम किया। पंजाब के अंदर बीजेपी को संगठन खड़ा करना, संगठन को मजबूत करना, संगठन की पूरी इकाई प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नीचे तक की चेन तैयार करनी है और बीजेपी चाहती है कि वहां संगठन इतना मजबूत हो कि जब चुनाव के अंदर जाएं तो संगठन ताकत बने। इसी के लिए सतीश पूनिया को खास तौर पर जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि संगठनात्मक क्षमता के वो माहिर हैं, कैसे टीम बनाए नीचे से लेकर ऊपर तक और पूरी मॉनिटरिंग करे और कैसे लोगों को छोड़े। दूसरी बात, पंजाब के अंदर दो तरह के लोग, एक बीजेपी के पुराने नेता हैं और दूसरा बीजेपी वहां पर काफी नए लोगों को जोड़ रही है लगातार। वो पहली बार काफी कोशिश कर रही है बीजेपी, तो उसमें तालमेल कैसे बैठाएं और दोनों को भूमिका कैसे दी जाए जिससे चुनाव के अंदर बीजेपी के पास में एक बड़ी टीम खड़ी हो सके। इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन के लिए एक ऐसे नेता की जरूरत थी और वो सतीश पूनिया पर जाकर तलाश खत्म हुई। तीसरी बात, सिर्फ संगठनात्मक क्षमता ही नहीं है, सतीश पूनिया की एक ताकत और रही है कि वो चुनाव को लेकर भी, चुनाव प्रबंधन में उनकी ताकत रही है, क्योंकि हरियाणा के अंदर तीसरी बार बीजेपी को जिताने में सतीश पूनिया की अहम भूमिका रही। जब ये लगभग मान लिया गया था कि हरियाणा का चुनाव जीतना काफी मुश्किल है, उसी वक्त सतीश पूनिया को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया था, इंचार्ज बनाया गया और उन्होंने दो काम किए थे हरियाणा के अंदर। एक, किस तरीके से तालमेल बैठाना, संगठन के बीच में, सरकार के बीच में, चुनाव प्रबंधन टीम के बीच में, सबके बीच में तालमेल बैठाने का काम किया। एक, कुछ नेताओं को किस तरीके से जो नाराज है उनको ठीक करना और एक जातीय समीकरण
क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की चुनौती थी जाट। तो सतीश पूनिया क्योंकि जाट फेस है जाहिर तौर पर, और बाकी जातियों के साथ तालमेल बैठाना, सारा काम करना हरियाणा में बखूबी किया। अब पंजाब के अंदर वही चुनौती है और उनको लगता है कि हरियाणा का जो अनुभव है वो पंजाब में काम आएगा। दोनों पड़ोसी स्टेट्स भी और काफी कुछ सिमिलरिटीज है। जो पंजाब की जातीय समीकरण है, पंजाब की जातीय समीकरण में क्योंकि वहां जो आबादी है, आबादी का 58% सिख है और बाकी उसके अंदर जो दलित है वो सबसे बड़ी संख्या के अंदर है। तो किस तरीके से जो बीजेपी का वोट बैंक है, वहां पर बीजेपी हिंदू वोट बैंक के भरोसे चुनाव नहीं लड़ना चाहती कि केवल हिंदू फेस जो बाकी जगह पर दूसरे स्टेट्स में फॉर्मूला आजमाया जा रहा है वो पंजाब में बीजेपी नहीं आजमाना चाहती। वो सिखों से कोई नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती और सिखों को जोड़ना चाहती है तमाम नाराजगी के बावजूद वहां पर। अब इसलिए क्योंकि सतीश पूनिया इसमें कैसे भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि जो सिख कम्युनिटी है पंजाब के अंदर 58% की आबादी, उसमें से 25% से ज्यादा जट सिख है। जट सिख वो हैं जो अपने आप को सिमिलर जाटों के सिमिलर मानते हैं, एक तरह से वो जाट मानते हैं खुद को, जिसमें आप देखिए कि सनी देओल है, ये परिवार भी अपना में जट सिख है, नवजोत सिंह सिद्धू। तो वहां पर ये कोशिश सतीश पूनिया को इसलिए जिम्मेदारी दी कि वहां पर किस तरीके से वो जातीय बैलेंस सिखों के अंदर जट सिख, और जट सिख क्योंकि वहां पर राजनीति में पावरफुल है, प्रभाव रखते हैं, इन्फ्लुएंस रखते हैं, यानी कि किस तरीके से उनको साथ बीजेपी के साथ जोड़ा जाए, ये सतीश पूनिया के सामने एक बड़ा टास्क होगा। तो जातीय समीकरण साधना, चुनाव प्रबंधन और संगठनात्मक प्रबंधन, इन तीनों का जो एक मिश्रण है वो सतीश पूनिया बिल्कुल फिट बैठ रहे थे, इसलिए उनको पंजाब की जिम्मेदारी दी गई, काफी सोच समझ कर दी गई, बड़ी उम्मीदों के साथ दी गई। अब वो इस भूमिका में कैसे खरे उतरते हैं ये आने वाले वक्त बताएगा। अब सवाल दूसरा ये है कि सतीश पूनिया को दो भूमिकाएं एक साथ, आप देखिए कि उनको महासचिव बनाया जाता, तो बीजेपी का महासचिव क्यों बनाया उनको चाहती थी बीजेपी तो सीधे हरियाणा से हटाकर पंजाब लगा देती। महासचिव बनाने का मतलब हुआ अब सतीश पूनिया बीजेपी के निर्णायक मंडल में आ गए, डिसीजन मेकिंग बॉडी के अंदर, पार्टी की डिसीजन मेकिंग बॉडी के अंदर आ चुके हैं वो। तो बड़े फैसले होंगे जो बीजेपी की, उसमें सतीश पूनिया की भूमिका रहेगी। तो पंजाब को लेकर भी जो फैसले होंगे उस टाइम वो पार्टी की एक जो बड़ी कोर टीम है उसके अंदर सतीश पूनिया रहेंगे। तो एक तरह से केवल पंजाब से ही नहीं, पूरे देश भर के अंदर जो फैसले होंगे उसमें सतीश पूनिया की एक भूमिका रहेगी। उनको डिसीजन मेकिंग बॉडी में लिया गया, यानी कि पार्टी के जो शीर्ष टीम है उसमें शामिल किया गया। क्यों किया गया? केवल पंजाब के लिए तो नहीं किया जा सकता, ये इसलिए किया गया, इसके 3-4 बड़े कारण हैं। आप देखिए कि सतीश पूनिया को सबसे पहले राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव होते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में सतीश पूनिया सीएम फेस की तरह थे। काफी लोग उनके समर्थक नारे लगाने लगे थे कि राजस्थान में सीएम कैसा हो, सतीश पूनिया जैसे हो, ये नारे खूब लगे थे जब वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। और उसके बाद में जब अचानक उनको पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, तब राजस्थान में जाटों में एक बड़ी नाराजगी देखने को मिली। और क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा वो फेस है पार्टी का, और क्योंकि वो एक किसान नेता के रूप में उनकी एक अलग छवि है। हालांकि सतीश पूनिया ने खुद को भी कभी भी जातिवादी नेता की तरह पेश नहीं किया, वो एक पार्टी का सॉफ्ट चेहरा है। तो जाट जरूर है, लेकिन वो बाकी जातियों में सबके अंदर एक तरह से उनको सर्वमान्य नेता के रूप में। जब उसके बाद में जब उन्होंने विधानसभा चुनाव, इधर वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटते हैं, फिर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, आमेर से वो हार जाते हैं। उसके बाद में लोकसभा चुनाव होते हैं। लोकसभा चुनाव भी टर्निंग पॉइंट था जिसमें सतीश पूनिया की वापसी एक बड़ा कारण रही। 2024 में लोकसभा चुनाव में राजस्थान समेत जिन स्टेट्स में नॉर्थ इंडिया में बीजेपी जहां पर सीटें कम हुई, राजस्थान के अंदर सीटें जो खास तौर पर शेखावाटी और जाट बेल्ट के अंदर सीटें कम हुई, उसमें मोटे तौर पर माना गया कि जाटों की नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। तो और इसी तरीके से बाकी स्टेट्स के अंदर भी हुआ। तो उस टाइम बीजेपी को ये लगा कि उनके पास में एक जाट नेता होना चाहिए, बड़ा जाट नेता जो बीजेपी की आइडियोलॉजी के मुताबिक हो, जो संघ को भी स्वीकार हो, जो बीजेपी का फेस हो, लेकिन सॉफ्ट चेहरा हो। क्योंकि हार्डकोर जाट नेता के रूप में बीजेपी के अंदर जो प्रयोग किए थे वो ज़्यादा सफल नहीं हुए। इसका एक कारण और भी रहा कि एक तरह से सतीश पूनिया से पहले बीजेपी के अंदर जाट नेता के रूप में जो जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे, वो एक तरह से बड़े फेस के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया गया। जब उनको
पहले बंगाल का राज्यपाल बनाया, फिर उपराष्ट्रपति बनाया गया, उस दौरान भी उनकी पॉलिटिकल भूमिका किसी से छुपी नहीं है। राजस्थान में चुनाव हुए तब भी उनका रोल रहा, हरियाणा में रहे, बाकी में भी रहे, कई जो बाहर से कांग्रेस से कई जाट नेताओं को शामिल कराना, एक तरह से नॉर्थ इंडिया के अंदर बीजेपी की जाट पॉलिटिक्स का चेहरा थे जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ को जब पार्टी को थैंक यू करना पड़ा, जब उनको उपराष्ट्रपति पद से जब विदाई हुई, उसके बाद में पार्टी को ये कमी महसूस हुई कि उनके पास में जाट फेस होना चाहिए, क्योंकि बड़ी आबादी है, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, 3-4 स्टेट्स के अंदर बड़ी संख्या के अंदर है, पंजाब के अंदर जट सिख है, तो ऐसा फेस हो, जाट फेस हो बीजेपी के पास में, जो रिप्लेस कर सके, जो एक तरह से पार्टी जिसको लेकर एक उनकी विश्वसनीयता को लेकर कोई सवाल नहीं हो, जिस पर पूरा भरोसा हो, और जो पार्टी की संगठनात्मक क्षमता को भी जानता हो, बाकी उसमें सारी क्वालिटीज हो जो अकॉर्डिंग टू बीजेपी की आइडियोलॉजी। उसमें एक ही फेस उनको नजर आ रहा था सबको, वो सतीश पूनिया। पूरे नॉर्थ इंडिया में और कोई फेस बीजेपी के पास में फिलहाल कहीं दूर दूर तक नहीं है। इसीलिए सतीश पूनिया को पहले हरियाणा की जब जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि वो वहाँ पर भी इनकी काफ़ी ज़रूरत थी जाट नेता के रूप में, तो हरियाणा के अंदर जब चुनाव के अंदर जीत मिली, इससे पहले यूपी के अंदर 40 सीटों पर, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है जहाँ जो जाट बहुल इलाका, वहाँ पर 40 में से 39 सीटें बीजेपी ने जीती थी। वहीं ये एहसास हो गया कि सतीश पूनिया की भूमिका बड़ी है, पार्टी की ज़रूरत है। फिर दिल्ली चुनाव हुआ, बाकी चुनाव के अंदर भी उनकी काफ़ी रोल रहा है अहम, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी जो जाट इलाके हैं खासतौर पर। तो एक तौर पर, मोटे तौर पर बीजेपी के अंदर पिछले ये 2 साल के अंदर ये बात सर्वविदित हो गई और एक तरह से स्वीकार कर लिया गया कि उनके पास में एक ही बड़ा, न सिर्फ जाट फेस है, ओबीसी का बड़ा चेहरा, वो सतीश पूनिया है। तो सतीश पूनिया की जगह काफ़ी टाइम पहले ही जब हरियाणा का चुनाव जीत गए, इसलिए सतीश पूनिया बोल रहे हरियाणा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वो उनकी पहली परीक्षा थी बतौर नेता, बतौर संगठनात्मक क्षमता के तौर पर, बतौर जाट लीडर के तौर पर, वो उन्होंने अपनी क्षमता को साबित किया और उसका नतीजा ये रहा कि उनको इनाम उसके बाद में राज्यसभा सांसद के रूप में मिला, उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया। वो बड़ा गिफ्ट था पार्टी की ओर से उनको। कई लोग ये कयास लगा रहे थे कि अब राज्यसभा के लिए चुने गए तो वो राजस्थान से जो अभी मंत्री हैं भागीरथ चौधरी, उनको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि वो बड़ा फेस है राजस्थान के अंदर, जाट फेस है अपना आप में, पार्टी का इकलौता बड़ा फेस है, भागीरथ चौधरी से बहुत बड़े हैं वो। तो ये माना जा रहा था कि हो सकता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में। लेकिन पार्टी को जो जरूरत है सतीश पूनिया की, सबसे ज़्यादा संगठन में जरूरत है, और संगठनात्मक क्षमता उनकी बहुत बड़ी है। तो मंत्रिमंडल में उनकी भूमिका होती है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी पार्टी को ये था, और ये उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। इसीलिए उनको पार्टी के अंदर जगह दी गई, उनको महासचिव बनाया गया, और महासचिव बनाने के बाद में 2 स्टेट की उनके पास, एक स्टेट पहले से था, एक स्टेट की जिम्मेदारी दे दी। तो अब मोटे तौर पर यह बात तय हो गई कि सतीश पूनिया अब राजस्थान से बीजेपी के बड़े फेस बन चुके हैं, जो निर्णायक मंडल के अंदर पार्टी की जो डिसीजन मेकिंग भूमिका, यानी कि दूसरी पीढ़ी के नेताओं में आप देखिए कि पहली पीढ़ी के जो नेता जिनकी भूमिका रही थी, उसमें ओम प्रकाश माथुर समेत कई नेता ऐसे थे। अब जो सेकंड जनरेशन है उसके अंदर सतीश पूनिया राजस्थान से एक बड़े फेस हो गए, जो बीजेपी के फैसले राजस्थान से जुड़े हो या फिर नॉर्थ इंडिया से, एक तरह से राजस्थान से भी बड़ी भूमिका हो गई उनको। राजस्थान अब उनके लिए छोटा रह गया। देश के अंदर ओबीसी से जुड़े हुए बड़े फैसले होंगे, उसमें सतीश पूनिया की भूमिका रहेगी। और जहां प्रचार कराना होगा खासतौर पर जाट बहुल इलाकों में, यूपी के अंदर, यूपी में आगे चुनाव आने वाले हैं, पंजाब की जिम्मेदारी उनको मिल चुकी है, हरियाणा उनके पास में ऑलरेडी उनके पास में है, तो एक तरह से एक बड़ी भूमिका के अंदर सतीश पूनिया आ चुके हैं। तो हो सकता हो सतीश पूनिया को उस वक्त मलाल हुआ होगा जब उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया होगा, तब उनके समर्थकों में भी काफ़ी नाराज़गी थी कि सतीश पूनिया ने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, पूरे जब प्रचार किया, और लास्ट में जब चुनाव के वक्त मौका मिलना था तब उनको पद से हटा दिया। लेकिन आज अगर सतीश पूनिया देखेंगे तो वो जो उनको लग रहा था कि उनकी हार हुई है, उनके समर्थकों को लग रहा था कि सतीश पूनिया की एक तरह से हार है, आज उनको जीत नजर आ रही होगी। सतीश पूनिया को भी लग रहा होगा, क्योंकि और सतीश पूनिया का जो पूरा करियर है वो आप देखिए कि कैसे सतीश पूनिया राजनीति के अंदर जब आए तो चुनावी राजनीति में ज़्यादा सफल नहीं हुए खुद के चुनाव लड़ने, बाकी वो दूसरों को चुनाव जिताने में काफ़ी सक्षम माने जाते हैं। ये माने जाते हैं कि उन्होंने चुनाव प्रबंधन जिनका भी किया बहुत अच्छे से किया और चुनाव जिताने में बड़ी भूमिका रही। ऐसे कई सारे उदाहरण भी है।
लेकिन खुद का चुनाव वो आमेर से चुनाव लड़े, पहले वो राजगढ़ से चुनाव लड़े थे, सबसे पहले वहाँ से चुनाव हारे, फिर उसके बाद में आमेर का पहला चुनाव लड़ा तो बहुत कम वोटों से वो हार गए। तब वो काफ़ी निराश हुए थे, उनको लगा कि आमेर की जनता ने, उन्होंने इतनी मेहनत की और बहुत थोड़े से अंतर से वो हार गए। उसके बाद में वो हारने के बाद में घर नहीं बैठे और आमेर में 5 साल तक काम किया हारे हुए प्रत्याशी के रूप में, और उसका नतीजा ये हुआ कि फिर 2018 के अंदर वो चुनाव जीत गए। फिर लेकिन उसके बाद में 23 के अंदर जब ये मान के चल रहे कि सतीश पूनिया मुख्यमंत्री की रेस के अंदर है, उन चुनिंदा नेताओं में है जो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, उसमें सतीश पूनिया भी है, और 2023 का चुनाव वो हार गए तो फिर वो निराश हो गए कि किस तरीके से, तो एक तरह से विधायक वो एक बार ही बने, लेकिन एक नेता संगठनकर्ता के रूप में उनकी भूमिका लंबे समय से युवा, चाहे वो युवा मोर्चा के अंदर रहे हो तब उनकी एक बड़ी भूमिका रही, फिर उसके बाद में प्रदेश मंत्री महामंत्री के रूप में एक बड़ी भूमिका रही। उन्होंने उस वक्त कई प्रदेश अध्यक्षों के साथ उन्होंने काम किया, जिसमें ललित किशोर चतुर्वेदी भी शामिल है। तो हालांकि राजस्थान की पॉलिटिक्स में लगातार उनका चलता रहा कि वसुंधरा राजे के साथ कभी 36 का आंकड़ा है या बाकी चीज़ें चलती रही, लेकिन सतीश पूनिया के बारे में एक चीज़ साफ थी कि वो कुशल संगठन करता है, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते हैं और बूथ लेवल तक उनकी पकड़ है, कैसे जोड़ना है पार्टी को और चुनाव प्रबंधन कैसे करना वो अच्छी तरह से जानते हैं। और अब पार्टी ने यही उनको गिफ्ट दिया, यही इनाम दिया है। तो सतीश पूनिया का कैरियर अब देखिए कि फर्श से अर्श पर पहुंच चुका है, जो अभी तक कहीं नहीं लगता कि कभी ऊपर कभी नीचे। अब ऐसा लग रहा है कि अब वो पार्टी की जो सेकंड कतार की जो लीडरशिप है, जिसको पार्टी अब ने कमान सौंपी है नितिन नवीन की अगुवाई में, उसमें सतीश पूनिया की अब निर्णायक भूमिका की एक शुरुआत हुई है और आने वाले वक्त में सतीश पूनिया को और भी कई अहम भूमिकाओं में देख सकते हैं। तो आप लगातार देखते रहिए हमारा ये विश्लेषण और अपना फीडबैक भी देते रहिए कि हम और इसमें क्या आपको लगता है, आपको सजेशन लगता हो, तो आपको लगता है कि ये और किया जा सकता है, तो बिल्कुल उसका भी हम स्वागत करेंगे। नमस्कार।